चलो भुलकाओ, आज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। बेसिकली हमारा ये जो कंसेप्ट है बेटा, क्लियर, वो हम लोगों ने जब ईबीएन वर्सेस ए का डायग्राम ड्रॉ किया था, ईबीएन वर्सेस ए का जब डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो उसके अंदर हम लोगों को क्या मिला था? सबसे पहले क्या क्या कंसेप्ट मिले थे? हम लोग याद करते हैं बेटा कि ग्राफ कुछ ऐसा मिला था। इनिशियली ईबीएन वर्सेस ए, इनिशियली ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद कांस्टेंट हुआ, देन डिक्रीज हुआ। ये 173, ये 30 से कम की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, 170 से ज्यादा की बाइंडिंग एनर्जी कम है, इन बिटवीन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई है। अब देखा, दो प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। क्या नो? निशांत रावत, क्या नो लिखा आपने? तो बेटा इस न्यूक्लियस का मैं दो पार्ट कर रहा हूं, मतलब 270 यानी कि 240 है बेटा। उसके दो पार्ट करूंगा तो 120 120 वाले दो पार्ट्स बनेंगे। वो 120 वाले पार्ट्स यहां पे आएंगे ना, हाँ या ना? तो 240 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, ये हाई हो गई। मैंने आपको बोला था जो भी प्रोसेस अपने आप होती है उसके अंदर एक रूल्स क्या है, इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी से फाइनली बाइंडिंग एनर्जी बेटा बढ़ती है तो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को वो एमिट करेगा बेटा। क्लियर? तो इसको हम लोग फिजन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। वैसे दो हल्के न्यूट्रॉन 1H2 प्लस 1H2 बनाओ तो वो 2He4 बन जाता है बेटा। तो 1H2 से बाइंडिंग एनर्जी 2He4 की ज्यादा होती है। दो लाइट वेट न्यूक्लियस को मैंने इकट्ठे किए, हैवी न्यूक्लियस को मैंने सेपरेट किया था, लाइट वेट न्यूक्लियस को मैंने इकट्ठे किए। तो इकट्ठे करने से क्या हुआ बेटा? पी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, मतलब उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। तो फ्यूजन एंड फ्यूजन बोथ आर प्रोसेस, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी इज लेस, final binding energy is more than initial binding energy, so the always the emit the energy in the nuclear process। तो फिजन और फ्यूजन दोनों से हम लोगों को एनर्जी मिल सकती है। ये मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया? मतलब आहिस्ता 50% होगा तो भी चलेगा। कुछ हुआ बेटा? यस या नो? ये समझ में आया? यस या नो? ये मैंने जो बोला हो? यस 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 यस, ओके। चलो डन है, मतलब सबको समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, वेरी गुड। तो देखो हमारे टेक्स्ट बुक में ये जो दिया है प्रोसेस, टेक्स्ट बुक निकालो। देखो टेक्स्ट बुक निकालो, आप साथ में टेक्स्ट बुक निकाल देना, मैं आपको प्रोसेस पढ़ाता हूं। पेज नंबर 452 पे बेटा, दोनों जगह पे फोकस करना। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि 92U 235 पे जब हम लोग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करते हैं, नोट डाउन करना बेटा, सब लोग यहाँ पे फोकस करो प्लीज। हम लोग इसके ऊपर लाइट वेट न्यूक्लियस का बॉम्बार्डिंग करते हैं।
तो मीटनर और फ्रीस ने ये बोला था इसका बॉम्बार्डिंग करने से इसके 2 पार्टिकल बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। जो पार्टिकल बनेंगे वो 36 टू 56 के बीच में बनेंगे, याद रखना। मतलब ये 36 क्रिप्टॉन है तो ये 56 बोरॉन है। ऊपर एटॉमिक नंबर जो दिया है 144, आप लोग यहां पे फोकस करना प्लीज। और 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी एनर्जी भी बेटा एमिट होती है। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी कभार 3 भी जनरेट होते हैं, कभी कभार 4 भी होते, कभी कभार 2 भी होते हैं। तो इसके लिए आपके वहां पे प्रोसेस लिखिए, देखो 3 प्रोसेस लिखिए। 0n1 प्लस 92u 235 वो बन के 92u 35 प्लस 1 236। इसके 2 पार्ट्स बने 56 बोरॉन प्लस 36 क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन। उसके बाद दूसरी प्रोसेस में देखो नीचे लिखा है 51 सीबियम 133 प्लस नेबियम, जो भी बोला जाता है मुझे याद नहीं है नाम, और 54 XC140 प्लस 38 प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये 3 प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस पॉसिबल है बेटा। तो बेटा यहां पे नोट डाउन करना प्लीज, फोकस हियर। इस प्रोसेस का ना इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव पार्टिकल बोलेंगे, और इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एनर्जी बोलेंगे। ये एनर्जी कैसे मिली वो मैं आपको समझाता हूं। चलो 235 को छोड़ दो, मैं 240 ले लेता हूं। वहां पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना 240 न्यूक्लियस वाली, वो 7.6 होती है। इसके 2 पार्ट करता हूं तो 120 120 बनेगा। तो 120 वाली की एनर्जी जो होती है ना वो 8.5 होती है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 0.9। तो मतलब एक न्यूक्लियन का डिफरेंस है 0.9। ऐसे टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 240। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 240 करोगे तो करीबन आपका आंसर आएगा 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मैंने बोला था ना 200, तो 216 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी एमिट हुई बेटा। इसलिए बेटा मैंने यहां पे 200 मेगा वोल्ट लिया था ना। तो आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे इस थियरी को? अ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रॉन induced न्यूक्लियर रिएक्शन इज फ्यूजन, एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। यहां से स्टार्ट करोगे अप टू लास्ट तक। अब बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करने जो जा रहा हूं उसको समझना बेटा प्लीज, आई होप समझ जाओगे आप। अब मैं आपको समझाने जो जा रहा हूं ना वो आपके लिए टोटली नया है। क्या? अब देखो ये न्यूक्लियस था। अब ऐसे नहीं होता एक ही न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता दूं। हमारे पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है, तो बेटा 1 किलोग्राम यूरेनियम में तो है ना बहुत सारे यूरेनियम होंगे। बहुत सारे यूरेनियम होंगे। अब बेटा मैंने क्या किया, एक हल्का न्यूट्रॉन का इसके ऊपर मारा चलवाया जिसकी एनर्जी होती है 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, याद रखना। और इस न्यूक्लियस को मैं बड़ा बनाता हूं, इसके 2 पार्ट्स होंगे, 1 और 2 पार्ट्स हुए। और बेटा एज पर रूल 3 न्यूट्रॉन भी जनरेट होंगे। इस 3 न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, याद रखना। अब ये 3 न्यूट्रॉन, एक बात समझो बेटा, वो बाहर नहीं आ गए, न्यूक्लियस के बाहर नहीं है, वो तो अंदर ही है, उस 1 किलोग्राम के अंदर ही है। दैट मीन्स बेटा उसके अंदर है, मतलब क्या हुआ, आगे उसको रास्ते में और 3 न्यूक्लियस मिलेंगे।
इसके भी 2 फ्रेगमेंट्स होंगे, इसके भी 2 फ्रेगमेंट्स होंगे, इसके भी 2 फ्रेगमेंट्स होंगे, और इसके अंदर से भी 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे, इसके अंदर से भी 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे, इसके अंदर भी 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। इसकी 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जनरेट हुई थी, तो इसकी भी 200, इसकी भी 200, इसकी भी 200। सोचो 600 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी एमिट हो गई, मतलब एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए। अब 3 से टोटल कितने हुए? 9। अब ये 9 आगे जाएंगे तो कितने बनेंगे बेटा? 27। मतलब यहाँ पे 200 हुई थी, यहाँ पे 600 होगी, यहाँ पे 1800 होगी, आगे 5400 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होगी। कितनी ज्यादा एनर्जी! ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? लाइट और काइनेटिक एनर्जी, ये 2 फॉर्म में एनर्जी होती है। मतलब इस प्रोसेस का नाम हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देंगे। 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27। जय हो, याद आया ना? जय हो है बेटा, याद आया ना? प्लीज स्टार्ट योर कैमरा, हमारा भूलकाओ है। जय हो याद आया कि नहीं आया है प्रियांशु? 1 का 3, उसने बोला था ना कि 3 की हेल्प करना है, उसने ये बोला था कि 3 की हेल्प करना है, वो 3 9 की हेल्प कर रहा था। बड़ी बात होती है ना हेल्प करना। क्लियर? तो यहां पे एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन का मारा चलवाया, बॉम्बार्डिंग किया। क्लियर? 3 ने 9 का किया, 9 ने 27 का किया, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो बेटा एक साथ एनर्जी मिल गई ना हम लोगों को, इतनी ज्यादा एनर्जी मिली कि हम लोग उस एनर्जी को कुछ अच्छा करेंगे ना तो कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं करोगे तो कुछ बुरा मिलेगा। बुरा क्या? वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो हिरोशिमा और नागासाकी को भी पता है अभी कि क्या हालत हुई थी वहां पे। अभी भी प्रॉब्लम में है बेटा वो लोग। अच्छा, मतलब हम लोग न्यूक्लियर से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं। तो दिस इज द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन? नोट डाउन करना, इसको याद रखना बेटा। इस तरीके से आपको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की डेफिनेशन मिलेगी। क्या है? व्हाट इज द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन? हेवी न्यूक्लियस के ऊपर लाइट वेट न्यूक्लियस का बॉम्बार्डिंग करवाया। डेफिनेशन यहां से मिल गई, देखो विधि देखना। ये हैवी न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हम लोगों ने लाइट वेट न्यूक्लियस का बॉम्बार्डिंग करवाया, तो उसके 2 फ्रेगमेंट्स हुए, 2 फ्रेगमेंट्स हुए एंड 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, एवरेज 2.5 बोला मैंने। डाई न्यूट्रॉन एमिट हुए एवरेज। वो न्यूट्रॉन अनदर न्यूक्लियस का फिजन करेगा और वापिस न्यूट्रॉन एमिट होंगे, और अनदर न्यूट्रॉन का वापिस मतलब एमिशन होगा, और वो वापिस अनदर न्यूक्लियस का एमिशन का फिजन करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एंड हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिलेगी। If we control this reaction, then this cycle converted into the reactor. If we are not able to control this reaction, then this is behave a bomb. This process like behave a bomb is known as a nuclear bomb. तो मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? समझ में आई बेटा? यस या नो? गिव मी अ रिप्ले बेटा, जल्दी से यस या नो। अब देखो बेटा, हितांशी इको नहीं आ रहा है ना? अपना सिर हिला के आंसर दो, इको नहीं आ रहा है ना? ओके। अब देखो बेटा, अब क्या इसका क्या करेंगे? देखो हम लोग रिएक्टर बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं प्रोसेस को देखो। हुआ रिएक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उसके सक्सेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सक्सेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा?
मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली क्या होता है रिएक्टर में, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक चेंबर होती है, चेंबर में इसको न्यूक्लियस को एंटर किया जाता है। ये हमारा बर्तन है, फ्यूल है, फ्यूल है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन का मारा चलवाया, बॉम्बार्डिंग किया, एनर्जी मिली, वो हीट एनर्जी होगी। अब यहां से मैं पानी एंटर करूंगा, वाटर, वो पानी इसमें से गर्म होगा। उस पानी को मैं स्टीम जनरेटर में रखूंगा। स्टीम जनरेटर मतलब इस गर्म पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशराइज स्टीम। और वो स्टीम टरबाइन चलाएगी। टरबाइन चलाएगी बेटा, क्या चलाएगी? टरबाइन चलाएगी। और यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। अब वो हाई प्रेशराइज वाटर था, वो अब लो प्रेशराइज बन जाएगा। उसको वापस ठंडा करके यहाँ पे कूलेंट टावर बनाया जाता है, मतलब कूलेंट, ठंडा पानी ऐड किया जाता है, गर्म पानी को बाहर निकालते हैं, उसको वापस यहाँ पे चढ़ाया जाएगा अंदर। और ये प्रोसेस बेटा स्टार्ट हो गई, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो ये सही में रिएक्टर ऐसे ही काम कर रहा है, कुछ नहीं होता। देखो फिर से मैंने क्या बोला बेटा, यहां से पानी एंटर हुआ, यहां एनर्जी तो आई थी, उस एनर्जी ने इस पानी को गर्म किया, उस गर्म पानी को स्टीम जनरेटर में डाला, तो उससे स्टीम बन गई। वो हाई प्रेशराइज स्टीम टरबाइन को ज्यादा घुमाती है, इसलिए वो यहाँ पे मेगा वोल्ट में एनर्जी मिलती है, मेगा जूल। क्लियर? और वो हाई प्रेशराइज अब लो प्रेशराइज बन जाएगी, उसको वापस ठंडा करके पानी में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो पानी वापस चढ़ाया जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है, बट इसको बनाना है ना, वो बहुत बड़ा दिक्कत काम है। तो रिएक्टर यानी कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बेटा, फिर से बता रहा हूं, हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो अपने माइंड में एक चीज याद रखो, मैं आपको तीन चीज बताऊंगा, क्या क्या दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन लाएंगे। चलो, ये था ये था हमारा न्यूक्लियस, इसके ऊपर मैंने इसका बॉम्बार्डिंग करवाया, राइट। मतलब ये हल्का न्यूट्रॉन था जिसके पास 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी थी। इसमें से तीन निकले ना, तीन, प्रियांशु, वो तीन न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? मैंने क्या बोला था, जब मैंने बॉम्बार्डिंग किया, वो मैंने किया, वो 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से किया, बट अपने आप जो तीन एमिट हुए, उसके पास कितनी एनर्जी थी? गिव मी आंसर। तीन न्यूट्रॉन के पास तीन न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? किसी ने आंसर नहीं दिया। 200 तो टोटल जनरेट हुई बेटा, बट न्यूट्रॉन की स्पीड कितनी होगी? तीन। वो तीन न्यूट्रॉन का एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, टू टू, टोटल 200 मिलेगा बेटा। मैंने बेटा आपको बताया, देखो फिर से बताता हूं, कहां दिखाया था, लिखा, इतना भूल गए। देखो ये वाला, कहां बताया था आपको, ये रहा। क्लियर? ये रहा यहां पे, देखो 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये जो तीन न्यूट्रॉन एमिट होंगे ना, तीन न्यूट्रॉन, उसकी एनर्जी बेटा 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। टोटल पूरे प्रोसेस की 200 मिलेगी। तो बेटा सोचो, 0.4 अप्लाई किया था और मिली 2, अब वो 2 से वापिस फिजन होगा, वो अच्छा फिजन नहीं होगा। तो हम लोगों को इस न्यूट्रॉन को क्या करना होगा, पहले 0.4 से डाला था, वो निकला 2 से, तो उसको क्या करना होगा बेटा? उसकी स्पीड बढ़ानी होगी या घटानी होगी, मतलब उसको स्लो करना होगा या फास्ट करना होगा? स्लो करना होगा, राइट। तो पहला प्रॉब्लम है न्यूट्रॉन जो एमिट हो रहा है तीन, उसको स्लो करना।
इज दैट क्लियर? देखो अब मुझे ये बता दो कि मैंने एक न्यूट्रॉन एंटर किया था तो तीन का बॉन्ड हुआ ना। अब ये तीनों के तीनों बाहर चले गए तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। न्यूक्लियस के अंदर एक आया, तीन, वो तीन ने दूसरे को किया, बट वो तीन दूसरे को नहीं करेंगे और बाहर चले गए तो सेकेंड इज द न्यूट्रॉन को सपोज बाहर चले जाएंगे तो उसको वापस लाना पड़ेगा आपको। ये सेकेंड प्रॉब्लम सही है ना। यहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, उस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी वर्क कर सकते हो ना। चेंबर कब बना पाओगे? इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया पूरी चेंबर ही पिघल जाएगी तो। थर्ड डिफिकल्टीज इज बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 10⁶ केल्विन जितना। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? एक तीन नाइन मतलब एक न्यूट्रॉन मैंने एमिट किया तो कितना मिला टोटल? 3। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस 2 को एब्जॉर्ब कर देता हूं, अब एक ही बचा ना। टोटल 3 मिले थे ना, 2 को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, अब कितने बचे? अब वापिस एक गया, 3 गया, वापिस 2 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये प्रोसेस लंबी चलेगी नहीं कि नहीं चलेगी? एक का 3, 3 का 9, 9 का 27, एक साथ एनर्जी मिल जाएगी। एक साथ एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करोगे यार? जितना प्राणी है एक साथ में हीट उसको मिल जाएगी, कुछ प्रोसेस काम नहीं लगेगी। बट एक देन एक देन एक देन एक, ये बहुत लंबा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलेगी। पानी जितना डालोगे उसकी हीट कन्वर्ट होती जाएगी, लंबे टाइम तक हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होगा। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा जय, ये आपको समझ में आएगा ना, वही आप लिख पाओगे। टेक्स्ट बुक में से कितना भी रीड करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसके बाद का चैप्टर भी यही है, थ्योरेटिकल है पूरा। और नेक्स्ट मंडे, ये मंडे नहीं नेक्स्ट मंडे बेटा याद रखना 1 to 14 चैप्टर, ये न्यूक्लियस तक का 100 मार्क्स का टेस्ट है बेटा, रेडी रहना। नेक्स्ट मंडे टाइम इज 8 to 11, टाइम इज 8 to 11, 8 થી 11। क्लियर? याद रख जो मारा भूलकाओ, 8 થી 11, 8 to 11। आपको पेरेंट्स के पास बाजू में बैठ के ही टेस्ट देना है, वो भी याद रखना। क्लियर? स्टार्ट कर दे जो। ओके तो मैं भुलका पार्टी मैंने फिर से आपको जो एक्सप्लेन किया उसको आप समझ पाओगे, ऐसा मैं आशा रख रहा हूं। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, नोट डाउन करना बेटा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ये जो चेंबर बनाई जाती है ना बेटा, ये चेंबर कितनी होती है? हमारे बड़ा क्लासरूम था ना स्कूल में, वो 4 क्लासरूम से भी ज्यादा जगह, मतलब ज्यादा स्पेस होती है। इतनी बड़ी चेंबर होती है बेटा, बहुत बड़ी चेंबर होती है। उसके अंदर एक छोटी पेटी रखी जाती है, ये सरफेस है और ये वॉल्यूम है। फ्यूल इतने में ही होता है बेटा, याद रखना, फ्यूल इतने में ही होता है। मतलब सरफेस अपॉन वॉल्यूम का रेशियो लो ना, वो <1 होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ यहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा, फटेगा वटेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आजू बाजू में, इसलिए। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि एक न्यूट्रॉन आया, उस न्यूट्रॉन में से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो बाहर चले गए तो ये जो ये जो है ना वो स्टील की बनाई जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस होती है ना वो रिफ्लेक्टेड होती है, मतलब यहां से न्यूट्रॉन गया, फॉर एग्जांपल यहां से न्यूट्रॉन बाहर गया, वो वापिस आ जाएगा। मतलब सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाई जाती है। चलो एक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड, मैंने बोला था कि 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। उसको स्लो करने के लिए
पानी H2O, भारी पानी D2O और ग्रेफाइट, ये मटेरियल इसके अंदर ऐड किया जाता है। वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं बेटा, इसको हम लोग मॉडरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है बेटा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये न्यूट्रॉन को स्लो करता है। फिर से बोल रहा हूं, ये न्यूट्रॉन को स्लो करता है। क्या करता है, न्यूट्रॉन को स्लो करता है। दूसरी बात, मैंने यहां पे बोला कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कूलेंट लगाया जाता है। कूलेंट में क्या करते हैं वो लोग, मैं अलग पेन से आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा वो लोग एक चीज कर, इसके अंदर एक पाइपिंग लगाते हैं, पाइपिंग। उस पाइप में वो लोग लिक्विड या तो पानी और मेन सोडियम लिक्विड एंटर करते हैं इसके अंदर से, पाइप में से, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए। एंड लास्ट इज द, अब मेरी बात सुनना बेटा, एक न्यूट्रॉन एंटर किया था, 3 मिले थे, 3 में से बेटा 9 मिलेंगे, क्लियर। तो इंसिडेंट न्यूट्रॉन 1 था, तो एमिट कितना हुआ, 3। अब जब इंसिडेंट 3 हुआ तो एमिट 9 हुआ, अब 9 हुआ तो 27 होगा। तो ये रेशियो देखो, 3/1 3, 9/3 3, 27/9 3। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलेंगे। एमिटेड न्यूट्रॉन अपॉन इंसिडेंट न्यूट्रॉन, इस के की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल। क्रिटिकल 1 से ज्यादा होगी तो सुपर क्रिटिकल, मतलब ये खत्म होने वाला है, और लेस देन 1 होगी तो सब क्रिटिकल। तो बेटा एक का 9 होगा तो इसको 2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब एक या एक से कम करने के लिए इसको एब्जॉर्ब करना होगा, इस 2 न्यूट्रॉन को। ये तो हम लोग एक प्रोसेस, एक ही एटम्स के अंदर प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस होंगे ना, बहुत सारी जगह पे ये प्रोसेस होती होगी, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे, इसमें थोड़ी ना एक ही का मारा चला होगा, बहुत सारे एक साथ ये प्रोसेस करते होंगे बेटा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर ये जो चेंबर होती है उसके अंदर कंट्रोलिंग रोड्स एंटर किए जाते हैं, कंट्रोलिंग रोड्स। और वो कंट्रोलिंग रोड्स कैडियम एंड बोरॉन के बने हैं, वो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही वैल्यू के से 1 से बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली इनसाइड जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे वैल्यू के से 1 हो जाती है अपने आप बाहर आ जाते हैं, अपने आप वो बाहर आ जाते हैं, ऐसे सेल्फ किया होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्या एक्सप्लेन करोगे। सपोज न्यूट्रॉन एमिट होने के बाद बाहर चले जाएंगे, इस बाहर ना चले जाए इसके लिए अंदर वापस आने के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस रखी जाती है, और सरफेस अपॉन एरिया वॉल्यूम का रेशियो कम रखा जाता है। दूसरा दूसरा मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, न्यूट्रॉन को स्लो करता है। क्लियर, आप बताओगे इंसिडेंट इतना था, इंसिडेंट इतना था, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन लोगों ने मॉडरेटर D2O H2O पानी, मतलब हमारे जो डॉक्टर होमी भाभा रिसर्च सेंटर है ना बेटा, जहां डॉक्टर होमी भाभा, वहां पे उन लोगों ने पानी यूज करते हैं वो लोग, कहीं पे हमारे बारे D2O भी यूज करते हैं, कहीं पे ग्रेफाइट भी यूज करते हैं, अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। थर्ड वन आप यूज करोगे कूलेंट। कूलेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा 10⁶ केल्विन तक हो जाता है,
उसको कम करना है, तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग में ग्रेफ सोडियम लिक्विड ज्यादातर पास करते हैं। फोर्थ इज द कंट्रोलिंग रोड्स। इसके लिए पहले आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्रियांशु? इट इज द रेशियो ऑफ एमिटेड टू द इंसिडेंट। हियर दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ न्यूक्लियस। एज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से जो फिजन हो रहा है उसकी एज कहां तक लंबी चलेगी। के की वैल्यू जल्दी खत्म हो जाएगी ज्यादा होगी तो, इसलिए के लेस देन 1 सब क्रिटिकल, के इक्वल टू 1 क्रिटिकल, के लेस देन ग्रेटर देन 1 सब सुपर क्रिटिकल। जब के की वैल्यू सुपर क्रिटिकल से ज्यादा होगी, जब के की वैल्यू सुपर क्रिटिकल से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो कौन आएगा? कंट्रोलिंग रोड्स। वो जो किसके बने हुए हैं? केडीएम और बोरॉन के। वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही के की वैल्यू 1 से कम हो गई, अपने आप बाहर चले जाएंगे। तो बेटा ये चारों जो हम लोगों ने डिस्कस की थी ना प्रॉब्लम्स, उसका ये सॉल्यूशन है, उसका ये सॉल्यूशन है। बेटा सोनी श्लोक क्लियर? मोबाइल લઈને ઊભો છો બેટા? ક્લિયર થયું? હું આજે ભણાવું છું એ કશિશ ક્લિયર બેટા? હા, જેના વિડીયો ઓન છે એને પૂછીશ બેટા, બીજા તો ક્યાં અમારામાં ધ્યાન દેવાનું। ક્લિયર કે નોટ ક્લિયર બેટા? समझायू? टोटली थियोरेटिकल छे। इसको लिखना है, खुद की लैंग्वेज में लिखो, परमानेंट बनाओ इस थियरी को। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड हाउ टू सक्सेस दिस रिएक्शन, हाउ टू कंट्रोल दिस रिएक्शन एंड कन्वर्ट इनटू द रिएक्टर। 4 प्रॉब्लम का 4 सक्सेस, चारों को एक्सप्लेन करना है। तो आज 7 बजे पंथिल खंड आपका प्रैक्टिस सेशन है ना, 7 बजे शाम को है। अब 7 बजे आप 3 थियरी को लर्न करके लिखनी है। कौन कौन सी बेटा? ज्वाइन होना कंपलसरी। पहली थियरी फर्स्ट, कौन सी? फर्स्ट वन। एक काम करो, आज 3:30 बजे ज्वाइन, 3 बजे या 3:30 बजे, आप कितने बजे पे दोपहर पे ज्वाइन हो सकते हो? 3 या 3:30 मुझे बताओ ना बेटा। साढ़े 3 बजे ना? 3:30 से कितने बजे तक? 5 बजे तक ना? ओके, 3:30 बजे आज ज्वाइन होंगे ना। आज निखिल सर प्रेजेंस नहीं है, आई थिंक सर रजा पे है। आज 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 आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं है ना कशिश? ओके, तो 7 बजे ही ज्वाइन होंगे। चलो रिक्वेस्ट दैट 7 बजे ज्वाइन होंगे। 7 बजे विधि क्या करना है? विधि क्या करना है? पहली वाली थियरी न्यूक्लियर फिजन, मैंने बताया ना टेक्स्ट बुक में, वो करोगे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अभी मैंने जो पढ़ाया वो, उसकी मैं है ना नोट्स आपको भेज देता हूं, वो दूसरी थियरी। एंड तीसरी थियरी न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी मैंने जो पढ़ाया ना प्रोसेस कैसे होगी, पानी बनेगा, पानी का वो, उसकी भी थियरी में भेज दे रहा हूं। अभी पढ़ाता हूं, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बट वो भी पढ़ेंगे, उसको भी करने वाले हैं। तो ये 3 थियरी कर देंगे, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, थियरी खत्म हो गई। फिर आज 7 बजे पूरा कंप्लीट करना है कशिश, हाँ या ना? ज्वाइन होके पूरा लिखना है। और निशांत आज लिख दोगे ना तो बाद में, अब कब बाद में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। क्लियर? अब बेटा वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव लो, वो सब कुछ क्लियर है ना सबका? है बाइंडिंग एनर्जी बेटा क्लियर है ना? एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी, कि नहीं क्लियर है? हाँ सही है, क्लियर है। अब देखो, मैंने अभी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना सिखाया, पहले वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा क्या होगा, सबसे पहले फ्यूल के बारे में बोलते हैं। ये फ्यूल है ना, वो एक समझने लायक बात है। फ्यूल क्या है एक्चुअल में? नेचर में से 92U235 नहीं मिलता है। जो न्यूक्लियस मिलता है ना, इसमें 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं, 235 और 238।
ये है ना 99.3% होता है और ये 0.7% होता है। हमारी प्रोसेस इसके ऊपर होती है। थोड़ी प्रोसेस करने के बाद इसको 3% बनाया जाता है और ये 97% बनेगा। मतलब ये जो बॉक्स था उसके अंदर न्यूक्लियस के दो आइसोटॉप्स होंगे, 97% 238 होगा और 3% 235 होगा। इसको रिच यूरेनियम बोलते हैं। बेटा अब हम लोग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करवाएंगे ना, वो एक के ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। 235 के ऊपर होगा तो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट वाली। बट 238 पे होगा, राइट, इसके ऊपर होगा तो इसमें से बीटा एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में इसकी दो प्रोसेस लिखी हुई है। मतलब वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा गामा का एमिशन स्टार्ट कर देगा। बेटा यही तो दिक्कत है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इससे तो काम हो गया 235 वाला, बट वो तो बहुत कम है, 238 ही ज्यादा है, इसलिए बीटा अल्फा बहुत ज्यादा जनरेट होंगे। बेटा इसको कहां डालना होगा? वो कचरा है जिसको न्यूक्लियर कचरा बोलते हैं, उसको डालना होगा ना कहीं पे भी। अभी हमारे पास ऐसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, इसलिए हम लोग दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर डालते हैं। ये मेरी बात समझ में आई? फ्यूल के बारे में समझ में आया? फ्यूल कैसा होता है वो? हाँ या ना तो बोलो, जो जिसका फेस ऑन है वो समझ में आ रहा है, यस या नो? मैंने क्या बोला कि नेचर के अंदर से जो यूरेनियम मिलता है, और यूरेनियम, उसमें 238 का रीजन 99.3 होता है और 235 का 0.7 ही होता है। इसको रीच बनाया जाता है 3% करके। तो बॉम्बार्डिंग दोनों के ऊपर होगा, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर होगा। तो इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग होगा बेटा, तो ये तो अपना काम करेगा बेटा, बट इसके ऊपर होगा तो अल्फा बीटा जनरेट होंगे जो हमारे लिए नुकसान कारक है बेटा। क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे? देखो अब ऐसे रिएक्टर बना दो। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या करे, अंदर क्या क्या रखा? एक मॉडरेटर रखा, रिफ्लेक्टेड सरफेस रखी, इसके अंदर पाइपिंग लगाया और कंट्रोलिंग रोड्स रखे। इस चारों के एक एक सेंटेंस लिख दो। रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम क्या है, मॉडरेटर का काम क्या है, कूलेंट का काम क्या है और कंट्रोलिंग रोड्स का काम क्या है। चार एक एक लाइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? रिफ्लेक्ट एक्सर्जन न्यूट्रॉन बाहर नहीं जाने देती, लीकेज अटकाती है। मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो करेगी, कूलेंट टेम्परेचर कम करेगी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो, एंड लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग रोड्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। क्लियर? अब यहां से पंप थ्रू पानी को एंटर करेंगे, उस पानी का क्या बनेगा? बहुत गर्म पानी बन जाएगा। उस गर्म पानी को स्टीम जनरेटर में डालेंगे, स्टीम जनरेटर वो स्टीम जनरेट करेगी हाई प्रेशराइज। कितनी पता है? 150 एटीएम। सोचो अभी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटीएम है, उससे 150 टाइम्स बड़ी, इतनी ज्यादा, सोचो तो सही। और वो जब कहां पे जाएगी? वो जनरेटर में जाएगी, जनरेटर को रोटेट करेगी और रोटेट करते करते उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? अब ये हाई प्रेशराइज वो स्टीम थी, वो लो प्रेशराइज बन जाएगी और लो प्रेशराइज बनने के बाद क्या होगा बेटा? वापिस यहां से एंटर की जाएगी। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। वो भी आपको कैसे लिखना है बेटा? देखो पहले हम लोग ये लिखेंगे फ्यूल, फ्यूल के बाद चार सेंटेंस लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद इसकी प्रोसीजर लिखेंगे। तो बेटा जोशी प्रोसेस लिखो। न्यूक्लियर रिएक्टर बोले तो कैसे लिखना है? पहले फ्यूल, पहले फ्यूल, उसके बाद सेकेंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोलिंग रोड्स, ये चारों की एक एक लाइन, एंड देन प्रोसीजर। इसकी थियरी कैसे लिखनी है? अरे जय ओरा मोडूना जो लख बेटा, पहले फ्यूल के बारे में लिखेंगे, बाद में रिफ्लेक्शन सरफेस, मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रोड्स एंड
कूलेंट एंड देन प्रोसीजर लिखेंगे। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर ऐसी मत ड्रॉ करना चलो मैंने इससे भी अच्छी यहां पे ड्रॉ की थी, ये रही, नहीं नहीं ये नहीं, कहाँ ये रही, ये भी बहुत खराब है, ये रही, ये भी खराब है, ये भी मत ड्रॉ। टेक्स्ट बुक में है ना बहुत आसान दे रखी है, सिंपल फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हितांशी आप अनम्यूट हो सकते हो बेटा, हाँ या ना? तो बेटा 245 पेज पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर था ना बेटा, कोई लो